हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। कल हमने लाइव वीडियो किया था जिसमें हमने किया था अरिहंत पब्लिकेशन की बुक जो यूजीसी नेट की है, ऑल सिलेबस है, उसमें पूरा यूनिट 10 यूनिट दिया गया है जो यूजीसी नेट के बेस पे ही है। इसके अलावा इसमें अदर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये भी आप जो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है पेपर 2 का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसे अच्छे से करते हैं तो पेपर में अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो इसकी हमने कल लाइव वीडियो करी थी 1.5 घंटे की। तो इसमें अगर आपको टाइमिंग सूटेबल, आपको जैसा लगता है, आप टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं कि आपका कौन सा टाइमिंग सही है जिसमें लाइव करें तो आप लोग डायरेक्ट हमसे जुड़ सकें। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज हम करते हैं चैप्टर 2। आइए स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर करें। आज हम करेंगे चैप्टर 2, संगठन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के सिद्धांतों का तात्पर्य उन प्रक्रियाओं, तकनीकों और नियमों से लगाया जाता है जिनके आधार पर संगठन संचालित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत पद, सोपान, समन्वय, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र आदि का अध्ययन किया जाता है। किसमें? संगठन के सिद्धांत में। संगठन के सिद्धांत से क्या मतलब है कि जो प्रक्रिया, तकनीक, नियम लगाए जाते हैं किसी भी संगठन को चालू करने में, वो क्या है? संगठन का सिद्धांत है। संगठन समस्त प्रशासन की पूर्व क्रिया है। संगठन के बिना किसी भी प्रकार के प्रशासन का अस्तित्व संभव नहीं। अगर कोई संगठन सही से नहीं होगा, आप अपने पढ़ाई स्टडी का भी ले सकते हो। अगर आप अपना स्टडी सही टाइमली नहीं करते हो, सही से नहीं करते हो, तो उसका भी कोई मतलब नहीं होता है। यानी जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर वो टाइमली, अकॉर्डिंगली, सही तरीके से नहीं करोगे तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। उसी तरीके से संगठन में किसी भी प्रकार के प्रशासन का अस्तित्व संभव नहीं है बिना संगठन के। प्रशासन के दायित्वों का पालन कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, बल्कि उनमें अनेक व्यक्तियों द्वारा भाग लिया जाता है। लूथर गुलिक द्वारा किए गए सभी उंगलियां, छोटी भुजाएं, लंबी भुजाएं, छोटी उंगलियां आदि क्षेत्र संगठन के प्रकार हैं। किसने कहा है? ये लूथर गुलिक ने कहा है। योजनाबद्ध व्यवहार संगठन की प्रमुख विशेषताएं हैं। संगठन में प्रत्येक कार्य को किसी योजनाबद्ध तरीके से संपादित किया जाता है। लूथर गुलिक ने संगठन में व्यक्तियों की तुलना में संरचनाओं को अधिक महत्व दिया है। संगठन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम ये कह सकते हैं कि किसी कार्य को योजनाबद्ध ढंग से करना ही संगठन है। क्या? किसी भी कार्य को अच्छे से करना यानी योजना से करना, वो क्या है? संगठन है। संगठन शब्द का शुभारंभ चेस्टर बर्नार्ड ने किया था। किसने किया था? चेस्टर बर्नार्ड ने। कार्य प्रारंभ से पहले उसके अच्छे प्रकार से नियोजित कर लिया जाए, इसी को संगठन कहते हैं। कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको करने से पहले उसको अच्छी तरीके से नियोजित कर ले, वो क्या है? संगठन। शब्दकोश के अनुसार संगठन शब्द का अर्थ किसी वस्तु का व्यवस्थित ढांचा बनाना अथवा किसी वस्तु का आकार निश्चित करना तथा उसको कार्य करने की स्थिति में लाना, यही क्या है? संगठन है। संगठन के ढांचे के चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण को मैट्रिक्स के रूप में जाना जाता है। बर्नार्ड के अनुसार संचार, नेटवर्क, समान उद्देश्य, सहयोग की इच्छा आदि संगठन के तत्व हैं। संगठन की परिभाषाओं को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न अर्थों में प्रस्तुत किया है जो निम्नलिखित है। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए
कार्यों को विभाजित और निर्धारित किया जाता है तथा उसमें समन्वय स्थापित किया जाता है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार परस्पर व्यवहार करने वाले लोगों के वर्ग का नाम संगठन है। E.N. गिलेडन कहते हैं कि संगठन किसी उद्यम में लगे हुए मनुष्य के बीच संबंधों का ऐसा स्वरूप है जिससे कि उद्यम के कार्यों की पूर्ति हो सके। एल उर्विक के अनुसार संगठन का अर्थ है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक क्रियाओं का निर्धारण और उसे ऐसे वर्ग में क्रमबद्ध करना जो विभिन्न व्यक्तियों को सौंपी जा सके। मैरी पॉकर फॉलेट के अनुसार संगठन में प्रभुत्व समझौता एवं एकीकरण संघर्ष का समाधान है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार संगठन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं जानबूझकर संबंधित की जाती है। संगठन के सिद्धांत। यहाँ संगठन के सिद्धांत से तात्पर्य प्रशासनिक संगठनों की उन प्रक्रियाओं तथा नियमों से है जिसके माध्यम से प्रशासनिक संगठनों का संचालन होता है। संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत संगठन की संरचना को अधिक महत्व देता है। संगठन के सिद्धांतों से आशय उन सिद्धांतों से है जो औपचारिक संगठनों के संचालन के लिए इस सिद्धांतों में पद सोपान समन्वय आदेश की एकता नियंत्रण का क्षेत्र प्रत्यायोजन नेतृत्व पर्यवेक्षण संप्रेषण आदि शामिल है। कार्य विभाजन डिवीजन ऑफ वर्क संगठन में कार्य विभाजन के अंतर्गत पद सोपान समन्वय आदेश की एकता नियंत्रण का क्षेत्र सत्ता शक्ति एवं उत्तरदायित्व इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। इस तरीके से इसमें क्या किया जाता है, कार्य का विभाजन किया जाता है। सबसे पहला है पद सोपान। पद सोपान का शाब्दिक अर्थ है श्रेणीबद्ध प्रशासन, यानी जो प्रशासन है उसको श्रेणीबद्ध करना, पहले अपर डिवीजन फिर लोअर डिवीजन, यानी जो क्रम है वो धीरे धीरे उसको बांटना, श्रेणीबद्ध करना, अर्थात निम्नतर पर उच्चतर का शासन अथवा नियंत्रण। इसमें उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आज्ञा देता है तथा अधीन कर्मचारी उन आज्ञाओं का पालन करता है। जो उच्च अधिकारी है यानी जो बड़े पद का अधिकारी है वो क्या करता है, जो छोटे पद का अधिकारी होता है उसको आज्ञा देता है तथा जो छोटे पद का अधिकारी होता है वो उस आज्ञा का पालन करता है। पद सोपान की परिभाषाएं। पद सोपान की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है। J.D. मिलेट के अनुसार पद सोपान एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों कर्मचारियों के प्रयासों को आपस में जोड़ दिया जाता है। L.D. वाइट के अनुसार पद सोपान ऊपर से नीचे तक उत्तरदायित्व के अनेक स्तरों के कारण अन्य वरिष्ठ अधीनस्थ का वह संबंध है जो सभी जगह लागू होता है। मूने एवं रैले ने पद सोपान व्यवस्था को सीढ़ीनुमा प्रक्रिया या सिद्धांत नाम दिया है तथा हेनरी फ्योल ने इसे सोपानात्मक श्रृंखला कहा है। किसने कहा है? हेनरी फ्योल ने। लॉरेंस जे पीटर के अनुसार पद सोपान में प्रत्येक कर्मचारी अपनी अयोग्यता के स्तर पर ऊपर उठने का प्रयास करता है। पद सोपान प्रणाली की व्याख्या। पद सोपान की तुलना पिरामिड से की जा सकती है। इसका तात्पर्य ऊर्ध्व कार्य विभाजन से होता है। इसमें शिखर पर एक प्रधान प्रशासनिक अधिकारी होता है तथा सत्ता क्रमिक रूप से नीचे की ओर बढ़ता है। पद सोपान संगठन की संरचना तथा कार्य प्रणाली की रेखाचित्र द्वारा निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। कैसे? जैसे पद सोपान का पदानुक्रम है, सबसे बड़ा अधिकारी, फिर उससे छोटा अधिकारी, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। तो ये क्या है? पहले वो आदेश देता है, फिर उसका आदेश का पालन संचार के रूप में उसके पास जाता है कि हाँ आदेश का पालन हुआ है। इस चित्र में लोक संगठन का मुखिया ए है। ए के ठीक नीचे का अधीनस्थ बी और उसके ठीक नीचे का अधीनस्थ सी है। यह क्रम एच तक चलता है। इसी प्रकार एल से आर तक के लिए भी यही सत्य है। इसे उचित माध्यम द्वारा संचार कहते हैं।
पूरे संगठन को आपस में जोड़ने वाली प्राधिकार की रेखा को उपरोक्त चित्र में दर्शाया गया है, जैसा कि अभी आपने देखा। पद सोपान प्रणाली के प्रकार कौन कौन से हैं? J.M. फिप्ना और F.M. शेरवुड ने 4 प्रकार की पद सोपान प्रणाली का वर्णन किया। कितने प्रकार की? 4 टाइप ऑफ पद सोपान प्रणाली। कार्य आधारित पद सोपान, पहला क्या है? कार्य आधारित पद सोपान। इसके अनुसार प्रत्येक कर्मचारी का स्थान उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों के आधार पर निश्चित होता है। कर्मचारी जिस प्रकार का कार्य करता है उसी के अनुसार उसे अधिकार एवं उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं। स्वाभाविक रूप से अधिक अधिकारों से युक्त व्यक्ति उच्च पद पर तथा कम अधिकार प्राप्त व्यक्ति पद सोपान में निम्न पद पर रहता है। सेकंड पॉइंट है रैंक आधारित पद सोपान। इस पद सोपान में कर्मचारियों की स्थिति उनके कार्य तथा उत्तरदायित्वों के आधार पर न होकर पद के आधार पर होती है। सेना में प्रचलित ये प्रणाली पद प्रतिष्ठा को महत्वपूर्ण मानती है। सेना का कर्नल चाहे तो मोर्चे पर आदेश दे या मुख्यालय में फाइलों का काम निपटाए, वह कर्नल ही रहेगा। सेकंड है कौशल आधारित पद सोपान। इसमें कर्मचारियों की योग्यता एवं कार्यरत इंजीनियर या अस्पताल में डॉक्टर उच्च कौशल से युक्त रहते हैं, जिनकी सहायता के लिए विभिन्न सहायक विशेषज्ञ व तकनीकी कर्मचारी कार्य करते हैं अतः उच्च विशेषज्ञता वाली कर्मचारी पद पर रहता है। जो उच्च विशेषता वाला कर्मचारी है उच्च पद पर रहता है। नेक्स्ट है वेतन आधारित पद सोपान। इसमें वेतन के आधार पर पद सोपान का निर्माण किया जाता है। अधिक वेतन पाने वाला अधिकारी संगठन के शीर्ष पर एवं कम वेतन पाने वाला कर्मचारी नीचे के पदों पर रहता है। पद सोपान प्रणाली के गुण। पद सोपान प्रणाली संगठन के निम्नलिखित गुण है। फर्स्ट है प्रत्येक बड़े संगठन में आदेश की एकता का रहना अति आवश्यक है, जिसे केवल पद सोपान के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है पद सोपान को संगठनात्मक समन्वय, एकजुटता तथा अनुशासन का आधार माना जाता है, क्योंकि इसमें इकाइयां परस्पर जुड़कर एक संयुक्त ढांचे का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट है पद सोपान व्यवस्था संगठन में ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर संचार के माध्यम को स्पष्ट करती है। जैसा कि अभी आपने देखा था, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, जिससे कर्मचारियों को यह स्पष्ट रहता है कि उनका संबंध किससे है। नेक्स्ट पॉइंट है पद सोपान व्यवस्था के कारण उच्च अधिकारियों के कार्यों में कमी हो जाती है तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण हो जाता है। इससे उच्च अधिकारी के नीचे अनेक अधीनस्थ स्तर पर स्थापित होते हैं और प्रत्येक अधीनस्थ अपने स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें उचित माध्यम से प्रक्रियाओं का कठोरता से पालन किया जाता है, जिससे किसी को लांघ कर कार्य करने की परंपरा का विकास नहीं होता। अब पद सोपान प्रणाली के दोष क्या है? पद सोपान प्रणाली सिद्धांत में अनेक दोष पाए जाते हैं, इससे इसकी आलोचना हुई है। इसमें प्रमुख दोष निम्नलिखित है। सबसे पहला है इससे प्रशासनिक संगठनों में लचीलापन नहीं रह पाता, क्योंकि प्रत्येक कार्य सोपानबद्ध तरीके से होता है। स्वाभाविक है कि संगठन के कर्मचारियों में आपसी संबंधों का जीवंत तरीके से विकास नहीं हो पाता। सेकंड है इसमें लाल फीताशाही एवं नौकरशाही में वृद्धि होती है। इस प्रकार का दोष यह भी है कि इसमें प्रत्येक पत्रावली को प्रत्येक स्तर के अधिकारियों से होकर जाना रहता है अतः निर्णय लेने में विलंब होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है, यह व्यवस्था संगठन के कर्मचारियों में उच्च निम्न का भेदभाव करती है, जिससे असहयोग तथा अलगाववादी प्रवृत्ति पनपने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च माध्यम से विधि का पालन करने से कार्य निष्पादन में आवश्यक विलंब होता है, अनावश्यक जो है विलंब होता है। अगर सही तरीके से पालन करते हैं इस विधि का तो उसमें बहुत देरी होती है। पद सोपान प्रणाली के दोषों को दूर करने के सुझाव। गैंगप्लांक विधि पद सोपान पद्धति में निहित दोषों को दूर करने के लिए फ्योल ने गैंगप्लांक विधि का सहारा लिया, जो निम्न रेखाचित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। जो गैंगप्लांक है वो क्या करता है, ये जो है गैंगप्लांक, ये आपके मैचिंग में पूछा जाता है कि ये किसकी विधि है, किसके द्वारा दिया गया है, तो हेनरी फ्योल के द्वारा ये दिया गया है। ये है गैंगप्लांक विधि आपकी। नीचे से ऊपर सेकंड है पंखानुमा विधि। क्या है, इस प्रकार का ये आप डायग्राम देख सकते हैं, पंखानुमा विधि। कुछ विचारकों ने पद सोपान संगठन के दोषों को दूर करने के लिए पंखे के आकार के संगठन को अपनाने पर बल दिया है कि पहला रहेगा आपका जो सबसे उच्च अधिकारी है, उसके बाद नीचे 4 अधिकारी रहेंगे और उनके अंडर में और अधिकारी रहेंगे। समन्वय कोऑर्डिनेशन क्या है, साधारण भाषा में समन्वय से तात्पर्य है संगठन के कार्यकलापों एवं गतिविधियों में उच्च संबंध, समायोजन तथा तालमेल स्थापित करना। दूसरे शब्दों में किसी संगठन में सहयोग लाना व कार्मिकों को टीम भावना से कार्य करने के लिए प्रेरित करना समन्वय बहुस्तरीय पद सोपान द्वारा बाधित होता है। समन्वय की परिभाषा। समन्वय की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है। हेनरी फ्योल के अनुसार समन्वय किसी संगठन की सभी क्रियाओं में समरसत्ता स्थापित करता है ताकि इसका कार्य सुविधाजनक तरीके से सफलतापूर्वक चलता रहे। सेकंड है, एल.डी. वाइट कहते हैं कि समन्वय का अर्थ है विभिन्न भागों का क्रमशः समायोजन एवं उनकी गतिविधियों व क्रियाओं का भी समय पर समायोजन, ताकि प्रत्येक पूर्ण उत्पादन के लिए अपना अधिकतम योगदान दे सके। मूने एवं रैले के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के मध्य एकता बनाए रखने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयत्नों में सुव्यवस्था करने को समन्वय कहते हैं। समन्वय समस्त संगठित प्रयासों का आरंभ एवं अंत है। मैरी फॉलेट के अनुसार समन्वय किसी स्थिति में सभी तत्वों का पारस्परिक संबंध है। समन्वय के सिद्धांत। किसी भी संगठन में समन्वय प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सिद्धांत विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। फर्स्ट है प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार समन्वय में जहां कहीं संघर्ष, विवाद या अतिराव की समस्या उत्पन्न हो रही हो या होने की आशंका हो, तो उसका अच्छा एवं सर्वोत्तम उपाय यही है कि पद सोपान की परवाह किए बिना प्रत्यक्ष अर्थात मौके पर जाकर समस्या को निपटाया जाए। बहुत से भ्रम और आकांक्षाएं केवल इसलिए बने रहते हैं कि हम दूसरों से मिले बिना उसके विचारों को व स्थिति को जाने बिना निराधार भ्रांत धारणाएं विकसित कर लेते हैं। कि कुछ ऐसा होता है कि हम किसी को जाने बिना उसके लिए जो अलग अलग धारणा है वो खुद ही विकसित कर लेते हैं। सरकारी तंत्र में समन्वय की असफलता का प्रमुख कारण यह है कि यहाँ पत्रों व आदेशों के द्वारा समन्वय करने का प्रयास किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं मेलिंग होती है,
ईमेल के द्वारा हम किसी से समन्वय करते हैं, तो ये क्या है, इसका असफलता का सबसे बड़ा कारण है कि हम किसी को अगर आदेश कुछ भी करना हो तो पत्रों व आदेशों के माध्यम से हम उससे समन्वय करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संपूर्णता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत किसी संगठन में या किसी परिस्थिति में सभी समृद्ध पक्षों व घटकों को देखना चाहिए, अर्थात समन्वय की समस्या प्राय अंतर संबंधों पर आधारित होती है। प्रत्येक संगठन के आंतरिक पर्यावरण के साथ साथ बाहरी कारकों को जानकर, संसाधनों एवं प्रशासन की सहसमृद्धता को देखकर तथा एक कारक के सभी व्यक्तियों के साथ व इकाइयों के साथ सहसमृद्ध जानकर ही हम वास्तविक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है निरंतरता का सिद्धांत। समन्वय एक सतत प्रक्रिया के रूप में बिना रुके होना चाहिए। समन्वय ना तो 1-2 दिन में स्थापित हो सकता है और न ही संगठन के संघर्ष क्षणिक होते हैं। यदि कोई समस्या का आज समाधान हो जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि यह दोबारा नहीं आएगी, अतः समन्वय हेतु प्रबंधकों के पास एक स्थायी तंत्र होना चाहिए जिसके माध्यम से निरंतर सही सूचनाएं मिलती रहे। प्रारंभिक चरण में समन्वय की स्थापना का सिद्धांत। फॉलेट का मानना है कि समस्या या विवाद उठने पर उसका तुरंत समाधान कर देना चाहिए। नियोजन की नीति निर्धारण के समय यदि संभावित समस्याओं का आंकलन कर लिया जाए तो संभवतः विवाद का दोहराव इत्यादि की समस्या न आए। फिर भी अगर विवाद हो रहा हो तो उसे लंबा नहीं खींचना चाहिए क्योंकि वह दिन प्रतिदिन और जटिल होती जाएगी। समन्वय की विधि। संगठन में समन्वय स्थापित करने की प्रधानता 2 विधियां हैं, औपचारिक तथा अनौपचारिक। औपचारिक विधियां नियोजन कार्यक्रमों तथा व्यवहारों का पहले से ही नियोजन समन्वय का एक महत्वपूर्ण साधन है। हमारे देश में योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों का समन्वय ही है। नेक्स्ट है संगठनात्मक तरीके। लोक प्रशासन के विधि क्षेत्रों में सम्मेलन, समितियां, गोष्ठियां आदि कुछ ऐसे साधन हैं जिनके आधार पर संगठन के मतभेद को दूर करने का प्रयास किया जाता है। भारत में प्रशासनिक स्तर पर समन्वय स्थापित करने के लिए योजना आयोग, केंद्रीय सचिवालय, राष्ट्रीय विकास परिषद इत्यादि संगठन कार्यरत है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडलीय सचिवालय। प्रशासन में जितने भी महत्वपूर्ण विवाद उठते हैं उनके समाधान का मुख्य उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल पर ही होता है। अंतर्विभागीय समितियां। अंतर्विभागीय बैठकें, सम्मेलन तथा गोष्ठियों द्वारा भी समन्वय स्थापित किया जाता है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टरों द्वारा समन्वय किया जाता है तथा केंद्रीय स्तर पर राज्यपालों तथा मुख्यमंत्रियों द्वारा समन्वय स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है संचार साधन। संचार साधनों द्वारा लिखित या अलिखित सूचनाओं, आज्ञाओं तथा निर्देशों को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है अनौपचारिक विधियां। फर्स्ट है व्यक्तिगत संपर्क। अनौपचारिक साधनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत संपर्क है। चाय या भोज पर आमंत्रित कर सलाह मशवरे द्वारा उलझी हुई समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। यानी जो अनौपचारिक विधियां क्या होती है, व्यक्तियों के द्वारा जो गपशप करते हैं उसके द्वारा कोई भी समस्या जो है उसको सुलझाई जा सकती है गपशप के द्वारा। भावुक अपील। इस प्रकार संगठन के अध्यक्ष को समायोजित करने के उद्देश्य से कभी कभी भावुक अपील के माध्यम से समन्वय करने की कोशिश की जाती है। यानी उसको भावपूर्ण, किसी भी संगठन में कुछ भी हो रहा हो उसको अगर अच्छे से समन्वय करना है, सुलझाना है वहाँ पे, तो क्या है, भावपूर्ण माहौल बनाना पड़ेगा। तो ये है भावपूर्ण अपील। राजनीतिक दल। शासन में राजनीतिक दल भी नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों में समायोजन का अनौपचारिक प्रयास करते हैं। समन्वय में बाधाएं। क्या क्या बाधाएं हैं? लूथर गुलिक ने समन्वय में आने वाली
कमियों का इस प्रकार विवरण दिया है। फर्स्ट है प्रशासकीय कौशल एवं तकनीक का अभाव रहता है। सेकंड है व्यक्ति व जनता के व्यवहार के विषय में भविष्य संबंधित अनिश्चितता बनी रहती है। थर्ड है अनेक विभिन्नताओं का समूह व मानवीय ज्ञान की अपूर्णता होती है। फोर्थ है नेतृत्व में ज्ञान, अनुभव, चरित्र व बुद्धिमानी का अभाव और उनके उलझे हुए परस्पर विरोधी विचार। नेक्स्ट पॉइंट है नए विचारों व कार्यक्रमों का विकास करने, उसे पूर्ण बनाने व अपनाने में व्यवस्थित तरीके का अभाव। स्केलर हेडरसन ने भी समन्वय को निम्न बाधाएं बताई है। इनकी भी पेपर में पूछी गई थी, ये भी क्या है इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर अगर पेपर उठाया जाए स्केलर हेडरसन की समन्वय में बाधाएं बताइए कौन कौन सी है, सीक्वेंस में भी पूछ सकते हैं, चाहे आपका ऐसे भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है संगठनों का बढ़ता आकार व जटिलता। ये क्या करती है स्केलर हेडरसन के द्वारा बाधाएं बताई गई। ये बाधा पहुंचाती है समन्वय में क्या, संगठनों का बढ़ता आकार। सेकंड पॉइंट है कर्मचारियों का व्यक्तित्व और राजनीतिक तत्व। थर्ड है लोक प्रशासन के विषय में बुद्धि तथा ज्ञान रखने वाले नेताओं की कमी। फोर्थ है लोक प्रशासन का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक विस्तार। आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। आदेश की एकता का अर्थ है कि संगठन के अंतर्गत कार्यरत कोई भी कर्मचारी अपने से ऊंचे एक से अधिक अधिकारी से आदेश नहीं ग्रहण करेगा। कि जो कर्मचारी है उसको एक ही अधिकारी, जो उच्च अधिकारी है, वो आदेश दे सकता है। ये नहीं कि बहुत सारे जो अधिकारी आ गए वो एक व्यक्ति को ही आदेश दे रहे हैं कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तो ऐसा नहीं है। यदि संगठन में किसी व्यक्ति से एक दूसरे से विरोधी बातों को मानने के लिए कहा जाए, दो व्यक्ति है उसको एक दूसरे के विरोधी बातों को कहा जाए कि इसकी बात मानो, तो इसके परिणाम स्वरूप अकुशलता एवं भ्रम उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? भ्रम। आदेश देने वाला एक होने के कारण ही उसे आदेश की एकता कहते हैं। इस आदेश का एकता को F.W. टेलर ने सैन्य रूपी फॉरमैन की संज्ञा दी है। इसका सिद्धांत कार्यात्मक फॉरमैनशिप के विरुद्ध है। आदेश की एकता को नीचे दिए गए ग्राफ की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है कि अगर आदेश की एकता क्या है, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आदेश दे रहा है और वो व्यक्ति अपने से अगर 2 या 3 व्यक्ति को आदेश दे रहा है, तो ये क्या है, एक अच्छे से कार्य करेगा। यानी अगर अलग अलग व्यक्ति है उसको एक ही व्यक्ति से आदेश मिल रहा है तो उसका कार्य क्या है, अच्छा होगा। यानी एक स्वामी होने के कार्य में अच्छा समन्वय होता है। और वहीं अगर एक स्वामी, कोई स्वामी नहीं है, अनेक स्वामी होने से समन्वय नहीं होता है। किसकी आदेश मानेंगे? तो इसलिए क्या है, आदेश की एकता क्या है कि एक स्वामी होने से कार्य में अच्छा समन्वय होता है। आदेश की एकता की परिभाषाएं। आदेश की एकता की परिभाषाएं निम्न है। फिप्नर व प्रैक्थस के अनुसार आदेश की एकता सिद्धांत से तात्पर्य है कि यह किसी संगठन के प्रत्येक सदस्य को एक और केवल एक ही नेता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। यह विद्वान एक व्यक्ति एक बॉस के सिद्धांत पर बल देते हैं। कौन? फिप्नर व प्रैक्थस। हेनरी फ्योल के अनुसार यह वह सिद्धांत है जो यह मानता है कि किसी कर्मचारी को केवल एक निकटतम उच्च अधिकारी द्वारा ही आदेश दिए जाने चाहिए। आदेश की एकता का अस्तित्व निर्देश की एकता के बिना संभव नहीं है। आदेश की एकता के गुण, क्या गुण है इसके?
इस सिद्धांत के गुण निम्न है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इससे संगठन में सत्ता के सूत्रों का क्रम स्पष्ट रहता है। प्रत्येक कर्मचारी को यह ज्ञान हो जाता है कि उसे किससे आदेश प्राप्त होंगे या आदेश लेना है, अतः स्पष्ट है कि वह आदेशकर्ता के प्रति उत्तरदायी है। सेकंड पॉइंट है, इससे कार्यों में आदेश एवं नेतृत्व का दोहरावपन नहीं आता, अतः अनुशासन एवं नियंत्रण भी अच्छे तरीके से किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, इससे जोड़ तोड़ करने वाले, एक दूसरे को भड़काने वाले कर्मचारियों की गतिविधियों पर अंकुश लगता है। नेक्स्ट है, संगठन में कार्यकुशलता एवं शीघ्रता बनाए रखने के लिए आदेश की एकता सिद्धांत अति आवश्यक है। नेक्स्ट है, प्रशासन के क्षेत्र में बढ़ती हुई जटिलता ने आदेश की एकता के सिद्धांत को लगभग समाप्त कर दिया है। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सिद्धांत के पालन से संगठन में एकता और स्थिरता बनी रहती है। यह नियंत्रण को बड़े प्रभावशाली रूप में स्थापित करता है तथा संगठन को अधिक शक्तिशाली और कार्यकुशल बनाता है। नियंत्रण के क्षेत्र, स्पैन ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण के क्षेत्र का संबंध इस बात से है कि उच्च पदाधिकारी अपने अधीन कितने कर्मचारियों के कार्य का नियंत्रण कर सकता है। नियंत्रण की सीमा वास्तव में निगरानी की सीमा है। मानवीय क्षमता की भी सीमाएं होती है। यदि निरीक्षण का क्षेत्र बढ़ा दिया जाता है तो उसके परिणाम असंतोषजनक होते हैं। प्रसिद्ध लेखक डिमॉक के शब्दों में नियंत्रण के क्षेत्र का अर्थ किसी उद्यम के मुख्य कार्यपालक तथा उसके मुख्य सहयोगी जो है अधिकारियों के बीच सीधे व व्यवहारिक संचार संपर्कों की संख्या एवं क्षेत्र से है। नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र, सभी प्रशासनिक संगठनों में पद सोपान कर्मचारियों की संख्या एवं कार्य की प्रकृति एक समान नहीं होती, अतः नियंत्रण का क्षेत्र भी कम या अधिक पाया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी जिले में पुलिस अधीक्षक के अधीन 5 पुलिस उपाधीक्षक है तथा उपाधीक्षक के अधीन 30 निरीक्षक हो, तो एक उपाधीक्षक के अधीन 6 निरीक्षक हो जाएंगे तथा नीचे दिए गए चित्र से अन्य उच्चाधिकारियों के अधीनस्थों या नियंत्रण का क्षेत्र निर्धारित हो जाएगा। यहाँ पर उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि प्रशासनिक संगठनों में नियंत्रण का क्षेत्र यानी जो विस्तार है, इस पद सोपान पर स्तर निश्चित नहीं होते हैं। इसमें क्या होते हैं, स्तर जो है उनके निश्चित नहीं होते हैं। ये विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। सामान्यतः नियंत्रण के क्षेत्र का विस्तार होने पर स्तर बढ़ाए जाते हैं ताकि एक व्यक्ति के अधीन न्यूनतम कर्मचारी हो। जैसे कि आप देख सकते हैं नियंत्रण का विस्तार किस तरीके से हो रहा है। पुलिस अधीक्षक जिसके अंडर एक पुलिस अधीक्षक है, उसके बाद पुलिस उपाधीक्षक जिसके अंदर 5 अंडर है, 5 पुलिस अधिकारी है। फिर उसके बाद निरीक्षक आता है जिसके अंदर 30 पुलिस अधिकारी हैं। फिर उप निरीक्षक आता है, फिर हेड कांस्टेबल, लास्ट में आता है सिपाही। ग्रेकन्यूज का फॉर्मूला, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से भी पूछा जाता है पेपर में। नियंत्रण सीमा को समझाने के लिए वी.एन. ग्रेकन्यूज के एक गणितीय फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक अधिकारी अधीनस्थ के नियंत्रण की जिम्मेदारी के बोझ को अपने और अपने अधीनस्थों के बीच संबंधों को केवल एकल संबंधों के संदर्भ में मापता है। ग्रेकन्यूज के विचार से किसी भी समूह में वरिष्ठ अधिकारी और उसके अधीनस्थों के बीच संबंधों को केवल एकल संबंधों के आधार पर नहीं आंका जा सकता। उसके अनुसार उसमें गुणात्मक संबंध भी होता है जो गणितीय अनुपात को बढ़ा देता है। सीधा एकल संबंध हमेशा अधीनस्थों की संख्या में अनुपात में बढ़ता रहता है। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति बढ़ने से समूह में केवल एक
एकल संबंध बनता है, लेकिन ग्रेकानियस के अनुसार सीधे समूह और गुणात्मक संबंध भी होते हैं जो अधीस्तों की संख्या में वृद्धि की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जुड़ने में अनेक गुणात्मक एवं सीधे सामूहिक संबंध उत्पन्न होते हैं, क्योंकि समूह में व्यक्ति पहले से ही विद्यमान होते हैं। इसलिए संबंधों की संख्या घातीय अनुपात में बढ़ती है। अपने अध्ययन के आधार पर ग्रेकानियस ने संबंधों की संख्या की गणना के लिए एक फॉर्मूला विकसित किया ताकि अधिकारी नियंत्रण की जटिलता की जांच पड़ताल कर सके। यह फॉर्मूला है, ये जो आप देख सकते हैं, अधीस्तों की संख्या। n जो है वो क्या है, अधीस्तों की संख्या 2n अपॉन में 2 प्लस में n-1। इस फॉर्मूले द्वारा संभव संबंधों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। इस फॉर्मूले में n का अर्थ अधीस्तों की संख्या है और n को इस फॉर्मूले में लगाने से सभी प्रकार के संबंधों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। यदि ग्रेकानियस ने इस सूत्र को उनके द्वारा बताए गए संबंधों के 3 प्रकार में अलग अलग विभाजित किया है। प्रत्यक्ष एकल संबंध जो n है, प्रत्यक्ष समूह संबंध जो n-1 है, और आड़े तिरछे संबंध जो n ब्रैकेट में 2n-1 माइनस में 1। संबंध संख्या ये आप देख सकते हैं जो इन्होंने दी, और ये फिर निकालना होता है। उपरोक्त फॉर्मूले के अनुसार जो फॉर्मूला बताया गया है, यदि किसी संगठन में 3 अध्यक्ष है तो वहाँ एकल संबंध 3, गुणात्मक संबंध 6 और सीधे समूह संबंध 9 होंगे। यदि इससे एक और संबंध जुड़ जाए तो सीधे एकल संबंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह 4 ही रहेंगे। लेकिन गुणात्मक संबंध 12 हो जाए और सीधे समूह संबंधों की संख्या अनुपात में बढ़कर 28 हो जाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकारी नियंत्रण के अधीन समूह में प्रत्येक व्यक्ति से जोड़ने से सीधे समूह संबंधों की संख्या इस हद तक पहुंच जाएगी कि सीधे नियंत्रण मुश्किल हो जाएगा और कुछ मामलों में असंभव हो जाएगा। ग्रेकानियस का यह भी कहना था कि 4 अधीस्तों के लिए इस प्रत्येक समूह के संयोग को समझना और याद रखना बहुत ही आसान होगा, लेकिन 5 के बाद इस संयोग को याद रखना संभव नहीं होगा क्योंकि संबंध ज़्यादा जटिल होते जाएंगे। नियंत्रण के क्षेत्र के निर्धारक तत्व। नियंत्रण के क्षेत्र के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। वास्तव में कोई आदर्श संख्या निश्चित नहीं की जा सकती। व्यवहार में नियंत्रण का क्षेत्र कुछ तत्वों पर निर्भर करता है। ये तत्व है, सबसे पहला है कार्य। यदि मुख्य अधिकारी ऐसे व्यक्तियों का नियंत्रण कर रहा है जिसके कार्यों की प्रकृति उनके अपने कार्य की प्रकृति के ही समान हो, तो नियंत्रण का क्षेत्र विस्तृत हो जाएगा। यानी जो मुख्य अधिकारी है ऐसे व्यक्ति का नियंत्रण कर रहा है जो कार्य करने में अच्छा है, तो उसका जो नियंत्रण है उसके नियंत्रण क्षेत्र में क्या होगा, विस्तार होगा। अर्थात वह उच्च अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारियों के काम पर नियंत्रण रख सकता है। ग्रेकानियस के शब्दों में प्रत्येक कर्मचारी जो परामर्शदायी कार्य में लगा है अपने सहयोगी के लिए कार्य करने की रचना करता है। सेकंड है समय। संगठन का समय तथा आयु भी नियंत्रण विस्तार पर प्रभाव डालती है। संगठन आदि बहुत पुराना हो तो तथा सुस्थापित प्रक्रियाएं एवं परंपराओं से युक्त हो तो नियंत्रण की प्रक्रिया सरल हो जाती है। इसमें तुलनात्मक रूप से अधिक कर्मचारियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। समय का दूसरा अर्थ अधीनस्थों एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी के सेवाकाल व अनुभव से संबंधित है। अधिक अनुभव रखने वाले अधिकारी नए अधिकारियों की तुलना में अधिक लोगों को सफलतापूर्वक नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट है
स्थान यदि अधीनस्थ कर्मचारी तथा उसका उच्च अधिकारी एक ही कमरे या भवन में रहते हों तो अधिक व्यक्तियों का नियंत्रण किया जा सकता है, परंतु भौगोलिक नजरिए से दूर दूर कार्य कर रहे अधीनस्थ कर्मचारियों का नियंत्रण कठिनता से होता है। ऐसी स्थितियों में कम व्यक्तियों पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व यदि उच्च अधिकारी कुशल, चुस्त तथा लोकतांत्रिक प्रकृति का हो तो वह अधिक व्यक्तियों को नियंत्रित कर सकता है, परंतु अधीनस्थों का सहयोग भी आवश्यक है। यदि अधीनस्थ अकुशल, कामचोर, जिद्दी एवं असहयोगी हो तो उन पर नियंत्रण करना काफी कठिन कार्य हो जाता है। वस्तुतः यह कारक सबसे अधिक प्रभाव दिखाता है क्योंकि लोक प्रशासन में असाधारण योग्यताधारी अधिकारियों की कमी नहीं है तो संगठन में अराजकता फैलाने वाले अधीनस्थ भी कम नहीं हैं। अगर जो अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति हैं वहाँ पे बिना अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति भी हैं। नियंत्रण के क्षेत्र की धारणा में परिवर्तन। आधुनिक समय के नियंत्रण के क्षेत्र की धारणा में परिवर्तन आया है। प्रशासन के स्वचालन का अधिक प्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी की बढ़ता दायरा तथा प्रशासन में विशेषज्ञों का बढ़ता हुआ महत्व इस परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। हाल के वर्षों में तकनीकी के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, जैसे फैक्स, ईमेल, पेजर, इंटरनेट, मोबाइल आदि के माध्यम से एक अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रख सकता है। इस प्रकार निसंदेह हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में एक अधिकारी के लिए अब कर्मचारियों के कार्यों को नियंत्रित करना संभव हो गया है। सत्ता, शक्ति एवं उत्तरदायित्व, अथॉरिटी, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सत्ता का अर्थ एवं परिभाषा। सत्ता को प्रशासन में प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी माना गया है। सत्ता को प्राय शक्ति से संबंधित किया गया है और इसे आदेश देने एवं उसका पालन करवाने के अधिकार की संज्ञा दी गई है। हेनरी फ्योल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार व उसका पालन करवाने की शक्ति है। पैटरसन के अनुसार आदेश देने एवं उसके पालन की आज्ञा का अधिकार सत्ता है। डेविस के अनुसार सत्ता निर्णय लेने एवं आदेश देने का अधिकार है। थियो हेमन के अनुसार सत्ता वह वैधिक शक्ति है जिसके बल पर अधीनस्थों को काम करने के लिए कहा जाता है तथा आदेश के उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। सत्ता की विशेषता। सत्ता एक प्रबंधकीय अधिकार होता है जिसका प्रत्यायोजन उच्च स्तर के द्वारा किया जाता है। सेकंड पॉइंट है इसका, सत्ता निर्णय लेने तथा अधीनस्थों को कार्य देने तथा अधीनस्थों से कार्य के क्रियान्वयन का अधिकार है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, संगठन में सत्ता का प्रत्यायोजन होता है। और फोर्थ पॉइंट है, संगठन में उच्च स्तर पर सत्ता के क्षेत्र व्यापक तथा स्तर पर संकीर्ण रहता है। सत्ता के क्षेत्र में वो क्या होता है, व्यापक होता है, और जो स्तर पर है वो छोटा होता है। सत्ता के स्रोत। सत्ता के स्रोत के संबंध में 3 विचारधाराएं और दृष्टिकोण प्रचलित है। फर्स्ट है औपचारिक सत्ता का दृष्टिकोण। किसी भी देश में सत्ता का मुख्य आधार संविधान होता है। हर देश में जो भी कंट्रीज है वहाँ पे उसका मुख्य आधार क्या है, संविधान। सेकेंड पॉइंट है स्वीकृत दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में अधीनस्थों को केंद्र बिंदु माना जाता है। इस विचारधारा का समर्थन करने वाले विचारक मानते हैं कि औपचारिक सत्ता नाम मात्र की सत्ता होती है। थर्ड पॉइंट है सक्षमता दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार मानव के स्वयं के गुणों तथा योग्यताओं को सत्ता का स्रोत मानता है। सत्ता के प्रकार।
जियोनी के अनुसार सत्ता के 3 प्रकार हैं। फर्स्ट है बल युक्त सत्ता, ऐसी सत्ता भय के कारण स्वीकार कर ली जाती है, यानी बलपूर्वक उस सत्ता को स्वीकार कर लिया जाता है। सेकंड है आदेशात्मक सत्ता, ऐसी सत्ता मानकों को आधार मानकर स्वीकार कर ली जाती है। थर्ड है पुरस्कार सत्ता, यानी उपयोगितावादी, ऐसी सत्ता भौतिक पुरस्कारों पर आधारित होती है जो अधिष्ठों द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। सत्ता के कार्य सामान्यतः सत्ता को हम निर्णय लेने व उनके क्रियान्वित करने, आदेश देने तथा नियंत्रण करने की शक्ति के रूप में देखते हैं। साइमन के अनुसार सत्ता के 3 प्रकार के कार्य हैं। फर्स्ट है यह निर्णय लेने की विशेष दक्षता को प्रोत्साहित करती है। सेकंड है यह संगठन की अन्य क्रियाओं को समन्वय करती है। थर्ड है उत्तरदायित्व की भावना पैदा करती है। नेक्स्ट है सत्ता और शक्ति। सत्ता और शक्ति बहुत कुछ मिलते जुलते शब्द लगते हैं, यद्यपि तथापि लोक प्रशासन के क्षेत्र में ये दोनों शब्द अपना विशेष अर्थ रखते हैं और एक के लिए दूसरे का प्रयोग नहीं किया जाता। सत्ता का रूप एक प्रकार से कानूनी है, जबकि शक्ति का रूप कानूनी होना आवश्यक नहीं है। जब शक्ति को कानून का रूप दिया जाता है तो वह सत्ता बन जाता है। जो शक्ति है उसको कानून का रूप दिया जाता है तो क्या बन जाता है? सत्ता। कार्ल जे फ्रेडरिक ने लिखा है कि सत्ता शक्ति का एक प्रकार नहीं, बल्कि यह एक ऐसी वस्तु है जो शक्ति के साथ चलती है। यह व्यक्तियों और वस्तुओं का एक गुण है जो उनकी शक्तियों में वृद्धि करती है। यह एक ऐसी वस्तु है जो शक्ति को उत्पन्न करती है, परंतु जो स्वयं शक्ति नहीं है। खुद क्या है? वो शक्ति नहीं है। बायर्स हेड के अनुसार सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, परंतु स्वयं शक्ति नहीं है। शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, जबकि सत्ता का प्रत्यायोजन किया जा सकता है, यानी सत्ता को बांट सकते हैं अलग अलग में, शक्ति को नहीं बांट सकते। शक्ति में सविवेक का अभाव होता है, जबकि सत्ता में सविवेक निहित होता है। उत्तरदायित्व। सत्ता और उत्तरदायित्व आपस में जुड़ी हुई दो अवधारणा है। सत्ता के अभाव में उत्तरदायित्व पूरे नहीं किए जा सकते और बिना उत्तरदायित्व के किसी को भी सत्ता सौंपी नहीं जा सकती। उत्तरदायित्व की परिभाषा निम्न है। थियो हेमन के अनुसार उत्तरदायित्व अधिष्ठ पर अपनी सत्ता के उपयोग का एक बंधन है। साइमन के अनुसार सत्ता की व्यवस्था की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें हमेशा उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि सत्ता आदेश देने की शक्ति है, वहीं उत्तरदायित्व आदेश क्रियान्वयन का कर्तव्य है। उत्तरदायित्व के प्रकार 3 प्रकार है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है राजनीतिक उत्तरदायित्व, सेकंड है संस्थागत उत्तरदायित्व, थर्ड है पेशेवर उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व तथा जवाबदेहिता में भेद क्या है? उत्तरदायित्व की मुख्यतः नैतिक, व्यक्तिगत तथा कर्तव्य बोध से युक्त विचार मानते हैं, जबकि जवाबदेहिता में कानून, बंधन तथा औपचारिक स्थिति को शामिल किया जाता है। फिफ्टन ने दोनों में भेद किया है, जिसके अनुसार फर्स्ट पॉइंट है उत्तरदायित्व का संबंध स्वचेतन है, जबकि जवाबदेहिता एक बाहरी स्थिति है जो संगठन के नियमों पर निर्भर होती है। सेकंड पॉइंट है उत्तरदायित्व एक नैतिक गुण होता है जिसमें औपचारिक शक्ति का होना आवश्यक नहीं, जबकि जवाबदेहिता का संबंध औपचारिक स्थिति से है। थर्ड पॉइंट है उत्तरदायित्व का संबंध लोक सेवकों की जन आकांक्षाओं के प्रति कर्तव्य बोध लोक सेवकों के उत्तरदायित्व को लागू करने की विधि बताती है। प्रत्यायोजन डेलीगेशन। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्षमता और तथा सीमा होती है और वह उस क्षमता में ही कार्य कर सकता है। जब कार्य बढ़ने लगता है तो अथवा कार्य जटिल हो जाता है तो उसे
कार्य के भार को कम करने की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात कार्य भार को कम करने के लिए अन्य व्यक्ति को अपने कार्य का कुछ भाग आवश्यक अधिकारी सहित सौंपना हो प्रत्यायोजन कहलाता है। सौंपना ही क्या कहलाता है? प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन की परिभाषा निम्न परिभाषाएं हैं। एल डी वाइट के अनुसार कार्य के व्यापकता और तथा अधिकता की परिस्थिति के कारण अधिकारों का प्रत्यायोजन करना और अधिकांश समस्याओं के उत्पन्न होते ही उन्हें सुलझाना आवश्यक हो जाता है। सामान्यतः प्रत्यायोजन उच्च से निम्न पदों की ओर होता है। प्रत्यायोजन शब्दों में डेलीगेशन का अनुवाद है, जो डेलीगेट प्रतिनिधि से बना है। इसका मूल शब्द है डेलीगेट है। प्रतिनिधि वह मनोनीत व्यक्ति होता है जो दूसरों के विचार या दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए अधिकृत होता है। और डेलीगेशन शब्द का तात्पर्य किसी अधिकार व कार्य सौंपे किसी को अधिकार व कार्य सौंप देने की प्रक्रिया से है। जैसे ये प्रत्यायोजन। सीधा ए क्या कर रहा है? नीचे प्रवृत्ति। मिलेट के अनुसार सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ दूसरे को कर्तव्य सौंप देने से कुछ अधिक है। प्रत्यायोजन का सार दूसरों को सविवेकीय शक्तियाँ सौंपना ताकि वह कर्तव्यों से संबंधित विशिष्ट समस्याओं को सुलझाने में अपने निर्णय का प्रयोग कर सके। थियो हेमन के अनुसार सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ अधीनस्थों को निर्धारित सीमाओं में कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करने से है। प्रत्यायोजन का महत्व। प्रत्यायोजन का महत्व निम्नांकित पंक्ति द्वारा समझाया जा सकता है। फर्स्ट है मानवीय अपूर्णता का पूरक। प्रत्यायोजन मानवीय अपूर्णता का पूरक है। यह मानवीय क्षमताओं व सीमाओं में विस्तार करता है। हर व्यक्ति सभी क्रियाओं में दक्ष नहीं होता और न ही वह उसे स्वयं कर पाता है। उसे अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रत्यायोजन की आवश्यकता पड़ती है। सेकंड है तकनीकी जटिलता। तकनीकी विषयों की जटिलताओं के कारण विवश होकर प्रमुख अधिकारी विचार विमर्श, विश्लेषण, योजना निर्माण व संचालन का कार्य दूसरे विशेषज्ञ अधिकारियों को देने लगे हैं। अतः इन विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रत्यायोजन करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है प्रबंधकीय गुणों में विकास। प्रबंधकीय गुणों में विकास। प्रत्यायोजन प्रक्रिया भविष्य में उच्चाधिकारी अथवा प्रशासक तैयार करती है। प्रत्यायोजन के माध्यम से ही अधीनस्थों को अधिकार सौंपे जाते हैं अतः प्रत्यायोजन विकास के अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंधन कार्यों में सुविधा। प्रत्यायोजन प्रबंधकों के कार्यभार में कमी करता है जिससे वह अपना समय अन्य प्रबंधकीय कार्यों में लगा सके, जिससे प्रबंधकीय कार्यों में सुविधा व प्रभावशीलता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक स्तर पर मनोबल में वृद्धि। प्रत्यायोजन प्रक्रिया अधीनस्थों के मनोबल को ऊंचा करती है, क्योंकि प्रत्यायोजन के बाद अधीनस्थों को जब किसी कार्य का दायित्व सौंपा जाता है तो वह अपने स्थान के महत्व को समझकर ईमानदारी से कार्य करते हैं, जिससे कि उनके नैतिक स्तर तथा मनोबल में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है प्रत्यायोजन के तत्व। प्रत्यायोजन के निम्न 3 तत्व माने जाते हैं। फर्स्ट है अधिकार। वास्तव में प्रत्यायोजन सत्ता अथवा अधिकारों का अर्पण है। यदि अपने अधीनस्थ या किसी दूसरे से कार्य करवाना हो तो स्पष्ट है कि उसे कार्य के लिए आवश्यक सत्ता व अधिकार भी देना आवश्यक है। बिना अधिकार के न तो कार्य हो सकता है और न ही उस पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर सकते हैं। नियंत्रण तथा उच्च निर्णय को सत्ता प्रत्यायोजित नहीं की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य। उच्च अधिकारियों के पास कार्य का बोझ रहता है, अतः वह दूसरे अधिकारियों से कार्य की बांट देता है। दूसरे अधिकारी को क्या करता है? कार्य को बांट देता है। कार्य का प्रत्यायोजन करते समय ध्यान दिया जाता है कि कौन सा कार्य किसको सौंपना है व कौन से कार्य प्रत्यायोजक स्वयं
अपने पास रखता है। इसमें कार्य की प्रकृति, आवश्यकता, अधीनस्थ की क्षमता तथा संगठन के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व प्रत्यायोजन का तीसरा तत्व है। इसके अंतर्गत जिस व्यक्ति को कार्य एवं सत्ता सौंपे गए हैं उसके उत्तरदायित्व भी निश्चित करना आवश्यक है। इसमें यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्यायोजन की सत्ता व कार्य पाने वाले अधीनस्थ उसी के प्रति उत्तरदायी होता है जिससे कार्य व सत्ता मिलती है। प्रत्यायोजन में क्रियात्मक उत्तरदायित्व तो कार्य करने वाले का ही रहता है, परंतु अंतिम उत्तरदायित्व उच्च अधिकारी का होता है। प्रत्यायोजन के प्रकार। प्रत्यायोजन के प्रकार निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है स्थायी एवं अस्थायी प्रत्यायोजन। जब किसी अधीनस्थ व इकाई को स्थायी रूप से सत्ता व कार्य सौंपे जाते हैं तो स्थायी प्रत्यायोजन कहलाता है, लेकिन जब कुछ समय के लिए प्रत्यायोजन किया जाता है और वापस ले लिया जाता है तो ये अस्थायी प्रत्यायोजन कहलाता है। नेक्स्ट है लिखित तथा मौखिक प्रत्यायोजन। जो प्रत्यायोजन लिखित आदेशों से किया जाता है वह लिखित प्रत्यायोजन होता है, जो प्राय औपचारिक, महत्वपूर्ण व स्थायी होता है। जब कम महत्व के मामले या तत्कालिक प्रकृति के कार्यों में मौखिक रूप से अस्थायी प्रत्यायोजन कर दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन। प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन वह कहलाता है जिसमें अधिकार प्रदान करने वाले और अधिकार प्राप्त करने वालों के बीच कोई अन्य स्तर न हो, जबकि अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन में उच्च अधिकारी तथा निम्न अधिकारी के मध्य कोई और व्यक्ति या स्तर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य और विशिष्ट प्रत्यायोजन। जब किसी एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को एक कार्य से संबंधित समस्त गतिविधियां सौंप दी जाती हैं तो वह सामान्य प्रत्यायोजन कहलाता है। जब विशिष्ट प्रत्यायोजन में संपूर्ण कार्य न सौंपकर उस कार्य से संबंधित कुछ विशिष्ट क्रियाएं सौंप दी जाती है। प्रत्यायोजन के सिद्धांत। प्रत्यायोजन के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है निश्चित दायित्व तथा अधिकार का सिद्धांत। प्रत्यायोजन का प्रथम सिद्धांत यह है कि जिस व्यक्ति को अधिकार व उत्तरदायित्व सौंप प्रदान किए जाए उसे स्पष्ट अपने अधिकारों व दायित्वों का ज्ञान होना चाहिए। प्रत्यायोजन हमेशा लिखित होना चाहिए ताकि प्रत्यायोजन की सीमाओं का भी पता रहे। अधीनस्थ को बार बार उच्च अधिकारी से संपर्क की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आदेश की एकता का सिद्धांत। प्रत्यायोजन का यह अधिकार स्पष्ट करना है कि यह अधीनस्थ को एक उच्चाधिकारी से ही आदेश प्राप्त होना चाहिए जिससे जवाबदेही निर्धारित हो सके। यह सिद्धांत उस मान्यता पर है कि सभी का उत्तरदायित्व किसी का उत्तरदायित्व नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकार तथा दायित्व की समानता का सिद्धांत। यह सिद्धांत उस पर जोर देता है कि जिस अधीनस्थ को कार्य सौंपा जा रहा है उसे पर्याप्त अधिकार भी सौंपे जाने चाहिए जिससे कि वह अपने कार्यों को ठीक प्रकार से कर सके। यह सिद्धांत इस प्रकार को मानकर चलता है कि अधिकार एवं दायित्व साथ साथ चलते हैं और अधिकारों व दायित्वों में संतुलन की मांग करते हैं जिससे कि उपलब्ध योग्यताओं एवं साधनों से समुचित लाभ उठाया जा सके। नेक्स्ट है पर्याप्त अधिकारों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जिस व्यक्ति को अधिकार व दायित्व प्रदान किए जाए उसे केवल स्पष्ट एवं निश्चितता ही नहीं होनी चाहिए बल्कि अधिकार इतने पर्याप्त होने चाहिए कि वह दिए हुए कार्यों को सही तरीके से संचालित कर सके। यदि आवश्यक आ जाए तो अतिरिक्त अधिकार भी दिए जाएं। नेक्स्ट है संतुलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार उत्तरदायित्व के बिना अधिकार व अधिकारों के बिना उत्तरदायित्व निरर्थक है। अतः प्रत्यायोजन करते समय इसमें से किसी एक को घटाना, बढ़ाना, परिवर्तन पड़े तो दूसरे पक्ष में भी संतुलन के लिए परिवर्तन करना चाहिए।
प्रत्ययोजन की सीमाएं कौन कौन सीमाएं हैं? कोई भी उच्चाधिकारी निम्नलिखित कार्य प्रत्ययोजित नहीं कर सकता है। कैसे? निकटस्थ अधीनस्थों का पर्यवेक्षण, वित्तीय स्वीकृति व नियंत्रण का अधिकार, कानून बनाने की शक्ति जो अधिकार अपने पास न हो, निकट अधीनस्थों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनवाई के अधिकार, उच्च पदों पर नियुक्ति, अति गुप्त निर्णय तथा उच्च स्तरीय कूटनीति, अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधिकतम मामले, नवीन नीति व योजना की स्वीकृति। प्रत्ययोजन की कठिनाइयाँ। प्रत्ययोजन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है संगठनात्मक कठिनाई। प्रत्ययोजन में संगठनात्मक कठिनाइयों का वर्णन निम्न प्रकार है। फर्स्ट है, कुछ संगठनों में प्रत्ययोजन के लिए उन स्थापित तरीकों व प्रक्रियाओं का अभाव होता है जो प्रत्ययोजन के लिए आवश्यक है। प्राय छोटे तथा नए संगठनों में यह बाधा आती है। सेकंड पॉइंट है, संगठन में समन्वय प्रक्रिया व संचार प्रणाली का अभाव होता है तो प्रत्ययोजन करना कठिन हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, संगठन का आकार व भौगोलिक स्थिति भी प्रत्ययोजन को प्रभावित करती है। बड़े आकार वाले संगठनों में प्रत्ययोजन अधिक होता है। नेक्स्ट है, पदों, अधिकारों व कर्तव्यों का क्रम स्पष्ट न हो तो प्रत्ययोजन करना कठिन माना जाता है। फोर्थ पॉइंट है, अस्थिर एवं अनावर्ती कार्यों का प्रत्ययोजन मुश्किल से होता है जबकि स्थिर व पुनरावृत्ति से युक्त कार्यों का प्रत्ययोजन अधिक होता है। कार्मिक कठिनाइयाँ। प्रत्ययोजन में कार्मिक कठिनाइयों का वर्णन निम्न प्रकार है। फर्स्ट है, बहुत से अधीनस्थों में आत्मविश्वास की कमी होती है। वे यह सोचकर अधिकार ग्रहण नहीं करना चाहते कि वे भली प्रकार कार्य को पूरा नहीं कर सकेंगे एवं उनकी गलतियों की लोग आलोचना करेंगे। सेकंड पॉइंट है, अधिकांश अधीनस्थों स्वयं निर्णय करने की तुलना में अपने अधिकारी से पूछना अधिक ठीक समझते हैं और ये भावना प्रत्ययोजन को स्वीकारने में बाधाएं खड़ी करती है। नेक्स्ट है, अधिकार अधीनस्थ नए कार्यों को स्वीकार करने में इसलिए हिचकिचाते हैं कि उनके पास कार्य को निपटाने के लिए आवश्यक सूचनाएं व साधन नहीं रहते। नेक्स्ट है, अधिकार अधीनस्थ अतिरिक्त कार्यभार इसलिए नहीं लेना चाहते कि उनमें प्रेरणाओं का अभाव रहता है, जैसे पदोन्नति के अवसरों का न मिलना प्रत्ययोजन में कठिनाई उत्पन्न करना। आज के लिए वीडियो इतना ही। इसका पार्ट सेकंड कल हम करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।